श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी से मैं राम सिंह सर, कक्षा 11 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पहले भाग में पाश्चात्य समाजशास्त्रियों का परिचय के अंतर्गत हम लोग कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। और भाग 2 के अंतर्गत हम लोग कार्ल मार्क्स के ही वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की समालोचना माने देखेंगे। जो वर्ग संघर्ष दिया था या अपना विचार दिया था कार्ल मार्क्स ने, उस पर कुछ समाजशास्त्रियों ने उनकी सिद्धांतों का आलोचना किया है। तो उनके आलोचना के जो आलोचना हुआ था उसके विषय में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे इस भाग 2 में। सबसे पहले वर्तमान समाजों में उपयुक्त नहीं देखेंगे। जो भी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत दिए थे कार्ल मार्क्स ने, तो जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री मिल्स थे उन्होंने लिखा है कि आज के पूंजीवादी समाजों की विशेषताएं मार्क्स के समय के पूंजीवाद से बहुत भिन्न है। उदाहरण के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी तथा जापान में पूंजीवाद व्यवस्था के बाद भी श्रमिक बहुत निर्धन नहीं है। तो इस तरह से देखिए कि जो कहा था उन्होंने कि यह पूंजीवाद से बहुत ही क्या होगा भिन्नताएं या जो विशेषताएं दिए थे कि नहीं बहुत ही अंतर पाया जाएगा मालिक और श्रमिक में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ पूंजीवाद व्यवस्था में। क्योंकि आज देखेंगे जो मिल्स थे समाजशास्त्री, उन्होंने बताया कि नहीं आज के जो पूंजीवाद की व्यवस्था है उसमें देखेंगे जो मालिक हैं या श्रमिक हैं उनमें विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने अपना जो सिद्धांत दिया था यहाँ पर वह उपयुक्त नहीं माना जाएगा। दूसरा जो आलोचना किया गया कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का हुआ था सिद्धांत अति सरलीकरण का दोषी। यहाँ देखेंगे जो समाजशास्त्री पापर ने लिखा है कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के आधार पर आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन को जितना सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया है, उसके आधार पर वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष तथा पूंजीवादी व्यवस्था की जगह साम्यवादी व्यवस्था की अनिवार्यता को समझ सकना संभव नहीं है। कहा माने जितने सरल ढंग से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को या आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन को दर्शाया था, प्रस्तुत किया था, उतना आसानी से इनके बीच जो भी संघर्ष है या पूंजीवाद व्यवस्था के अंदर संघर्ष है उसको नहीं देखा जा सकता है। देखेंगे यह साम्यवादी व्यवस्था की अनिवार्यता को समझ सकना संभव नहीं है इसके माध्यम से। इस तरह से देखेंगे यहाँ सिद्धांत की अति सरलीकरण के बीच का भी समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना किया है। अगला जो आलोचना किया गया है वर्ग संघर्ष का वह है सहयोग की उपेक्षा। प्रत्येक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का महत्व अधिक रहा है। मार्क्स ने सिद्धांत से ऐसा लगता है कि केवल देखेंगे उन्होंने जो कहा कि सहयोग की उपेक्षा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखा जा रहा है कि समाज में हर तरह जो मालिक या श्रमिक हो उनके बीच सहयोग की भावना देखने को मिलती है। तो लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर किया कि वहाँ पर सहयोग की उपेक्षा की जाएगी कि केवल संघर्ष ही सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन का एकमात्र आधार है। इसका तात्पर्य कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपूर्ण और एकपक्षी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी इस तरह से जो उन्होंने कहा था कि वहाँ सहयोग की उपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अगला जो उनकी आलोचना की गई थी, कहा गया था उस अर्थ पर देखेंगे क्या था, पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी गलत। माने जो कार्ल मार्क्स द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि पूंजीवाद का अंतर्विरोध के कारण इसका विनाश होना अनिवार्य है। इसके विपरीत संसार के विभिन्न देशों में पूंजीवाद व्यवस्था का पहले से ही अधिक विस्तार हुआ। देखेंगे जब उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा था कि नहीं वर्ग संघर्ष के कारण क्या होगा, पूंजीवाद का पतन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन को, वर्ग संघर्ष को और वर्ग संघर्ष
जो उन्होंने अपना विचार दिया था उसकी कि कुछ समाजशास्त्रियों को द्वारा किन किन बिंदुओं पर उनका आलोचना किया गया। अब हम जो अगले जो समाजशास्त्री की तरफ से पढ़ेंगे जीवन परिचय की तरफ, वह जो अगले हमारे समाजशास्त्री हैं वह हैं दुर्खिम का जीवन परिचय। क्योंकि फ्रांस की ही भूमि पर इस महान प्रतिभाशाली सामाजिक विचारक का जन्म 1858 ईस्वी में फ्रांस के एपिनाल नामक स्थान पर हुआ था। देखेंगे जो दुर्खिम थे उनका जो जन्म हुआ था फ्रांस के एपिनाल नामक स्थान में हुआ था। दुर्खिम की जो प्रारंभिक शिक्षा पेरिस में ही माने जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वह पेरिस में ही प्रारंभ हुई थी और 1882 तक चली। माने जो उनकी दीक्षा थी वह कब तक चली? 1882 तक चली। दुर्खिम ने 1882 से अध्यापन का कार्य किया। देखेंगे जो दुर्खिम थे वह 1882 से ही अपना अध्यापन कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा 1893 समाज में श्रम विभाजन शीर्षक कार्य पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। देखेंगे उन्होंने विद्यालय में अध्यापन भी कार्य किया और उनको जो श्रम विभाजन जो शीर्षक था उसके पर वह अध्ययन कार्य किए और उसके लिए अपना माने श्रम विभाजन पर अपना विचार भी दिए। उसके लिए उनको उसी पर शीर्षक पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। 1913 में वह समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषय का प्रोफेसर बना दिया गया था। माने देखेंगे उनको 1913 ईस्वी में क्या था? समाजशास्त्र और शिक्षाशास्त्र के विषय का उनको क्या नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर बनाया गया था। दुर्खिम में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना अति प्रबल थी। देखेंगे वह बहुत ही राष्ट्र प्रेमी थे और वह इस प्रकार से एक महान सच्चा देशभक्त, माने वह राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भी था, वह राष्ट्र प्रेमी थे और उसके साथ साथ वह महान देशभक्त भी थे। देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय उनका नारा था धैर्य, उद्योग तथा विनाश। माने यह उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी में हुआ था उसके तहत वह अपना यह नारा दिए थे। दुर्खिम की प्रमुख कृतियाँ, माने उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो कौन कौन सी हैं? समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्री पद्धति के नियम, आत्महत्या, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, शिक्षा का समाज था। ये सब दुर्खिम के क्या थे? उनकी रचनाएं थी। आगे हम लोग देखेंगे कि दुर्खिम के पुत्र एल्ड्रा की 1915 में मृत्यु हो गई थी। देखेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी तहत क्या हुआ, जो दुर्खिम के पुत्र एल्ड्रा थे उसकी मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्खिम को पुत्र शोक का गहरा सदमा लग गया। जो दुर्खिम थे उनके पुत्र की मृत्यु होने के कारण उनको क्या हुआ? गहरा सदमा लग गया और पुत्र की मृत्यु और अत्यधिक कार्य के परिणाम स्वरूप 1917 में दुर्खिम सदा के लिए समाजशास्त्री संसार को बिलखता हुआ छोड़कर चला गया। देखेंगे जब वह पुत्र की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनका भी क्या हो जाता है? 1917 में देहांत हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि दुर्खिम का जीवन परिचय क्या था और अब आगे हम लोग देखेंगे कि दुर्खिम अपना किस चीज़ पर क्या विचार। दुर्खिम जो थे श्रम विभाजन का सामाजिक सिद्धांत, माने सबसे पहले उन्होंने श्रम विभाजन का सामाजिक सिद्धांत दिया, क्योंकि देखेंगे जो श्रम विभाजन के शीर्षक पर ही उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इसके पहले हम लोग उनके जीवन परिचय में देख लिए। देखेंगे वह सिद्धांत है। दुर्खिम के सामाजिक चिंतन में श्रम विभाजन के सामाजिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जिसके अनुसार समाज में एक विशेष तरह की एकता विकसित होती है। देखेंगे श्रम विभाजन के कारण ही कहा जा रहा है उनके कि लोगों के बीच क्या होती है? एक एकता जो होती है, सामाजिक एकता
विकसित होती है। अर्थात इसका काम लोगों को एक दूसरे के निकट लाना है। जो श्रम विभाजन होता है उसके कारण ही जो समाज के लोग होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट आते हैं, ऐसा माने अपने सिद्धांत में दुर्खिम ने कहा। दुर्खिम द्वारा श्रम विभाजन के सामाजिक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक एकता की प्राप्ति के आधार पर समाजों का वर्गीकरण करना। माने देखेंगे यह सबसे पहले जो उनका सिद्धांत था यह कहा था कि श्रम विभाजन के आधार पर ही समाज के लोगों का जो होता है या प्रकृति का जो होता है उसका वर्गीकरण करने में भी क्या होता है, सहयोग होता है। यह सिद्धांत था दुर्खिम का कि श्रम विभाजन के माध्यम से ही समाजों का वर्गीकरण करना संभव होता है या इसके सहयोग से होता है। तो ऐसा अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, कौन किए थे, दुर्खिम। तो इस तरह से हम लोग दुर्खिम के जीवन परिचय को भी देख लिए और उनके श्रम विभाजन के सिद्धांत को देख लिए। और इसके पहले जो आपके कौन थे, देखेंगे आपके कार्ल मार्क्स थे। जो कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का जो नियम दिए थे उनका किन किन बिंदुओं पर आलोचना हुआ, कुछ समाजशास्त्रियों ने उनका आलोचना किए थे। उन चीज़ों को हम लोग देख लिए। अब अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे।